कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते, जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। आप लोग ही सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। तक आप लोगों ने देखा कि भूपेंद्र कायरा के मम्मी पापा को लेकर उसके कमरे में आते हैं। कायरा अपनी मम्मी पापा को देखकर रोने लगती है। अब आगे कायरा एक बार भी अपने मम्मी पापा की तरफ नहीं देखती। सुरेश, कुछ तो बोल कायरा, ऐसे चुप मत रह। भूपेंद्र और उस्मा भी वहीं खड़े थे। वो दोनों भी पूरी कोशिश कर रहे थे। कायरा एकदम से, क्या मैं आपके लिए बोझ थी पापा? वो सीधे सवाल सुरेश से करती है। उसकी बात सुनकर हर कोई सुन हो जाता है। विभा, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं है, तू गलत समझ रही है। कायरा, ऐसा नहीं है तो फिर सब जानते हुए भी आप लोगों ने मेरी शादी किसी और के साथ, वो अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। सुरेश उसके पास बैठते हुए, नहीं बेटा, ऐसा कभी सोचना भी मत। उस वक्त हालात ऐसे थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर मेरी बच्ची तू मुझ पर बोझ नहीं है। वो सब लोग कायरा को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कायरा वापस खामोश हो जाती है। कुछ ही देर में दवाइयों के असर के कारण उसे नींद आ जाती है। उसे सोता देखकर सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। विभा तो उसके आंसू रोक ही नहीं रहे थे। उस्मा उसे संभाल रही थी। भूपेंद्र, देखिए आप परेशान मत होइए, कायरा हमारी बच्ची है। हम वादा करते हैं आपसे कि अगली बार जब आप आएंगे तो वो आपको पूरी तरह ठीक मिलेगी। भरोसा रखिए हम पर। कुछ देर बाद विभा और सुरेश चले जाते हैं। देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है, पर कायरा की सेहत में कोई सुधार नहीं आता। हर बीते दिन के साथ वो डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। उस्मा किसी तरह उसे जूस या हल्का फुल्का खिला देती थी, पर कायरा की चुप्पी उसे अंदर तक तोड़ रही थी। जब भी वो कायरा की हालत देखती तो मन ही मन विवेक को कोसती। बीते एक हफ्ते में विराट में भी कोई बदलाव नहीं आया था। उसे कायरा से पहले भी कोई मतलब नहीं था और अब भी नहीं था। सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाता और रात को देरी से घर आता। जब वो ऑफिस जाता तब भी कायरा सो रही होती, और जब वो ऑफिस से आता भी तो भी कायरा सो रही होती। अगर गलती से किसी दिन वो जगी भी होती तो भी दोनों में कोई बात नहीं होती। कायरा ने तो वैसे भी चुप्पी साध ली थी और विराट तो उसे देखता भी नहीं था। जहां इन दोनों की जिंदगी एक जगह रुक सी गई थी, वहीं विवेक अपनी मौज मस्ती में बहुत खुश था। पूरे दिन घर पर आराम करना, यार दोस्तों के साथ पार्टी, रात को घूमने निकल जाना, वापसी में हर रात अपने साथ एक नई लड़की लाना और पूरी रात उसके साथ वक्त बिताना। अपनी इस आजादी से बहुत खुश था वो। कायरा तो छोड़ो, उसे तो अपने घर वालों की भी याद नहीं आती थी। वहीं वर्षा ने भी खुद को काफी हद तक संभाल लिया था। वो बात अलग थी कि वो हर पल विराट को याद करती थी, पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि विराट अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। पर उसे क्या पता था कि विराट आगे बढ़ने के बजाय खुद को बदल लेगा। वर्षा के कंधे पे अपने घर परिवार की जिम्मेदारी थी। उसने अपनी बीमारी के बारे में गरिमा के अलावा किसी को नहीं बताया था। वो चाहती थी कि अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को कामयाब होते देखना चाहती थी, ताकि उसे तसल्ली रहे कि उसके जाने के बाद वो अपने मम्मी पापा का ख्याल अच्छे से रख सके। एक हफ्ते बाद दोपहर का वक्त उस्मा जबरदस्ती कायरा को खाना खिलाकर उसके कमरे से बाहर आती है। भूपेंद्र बाहर सोफे पे ही बैठे थे। वो उस्मा की तरफ देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो कि कायरा कैसी है। उस्मा उसकी बात समझाते हुए, कुछ भी ठीक नहीं है बाबूजी, कायरा की हालत तो दिन बेदिन खराब हो रही है। पता नहीं कब इस सदमे से बाहर आएगी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। वो अभी बात कर ही रही थी, तभी किसी अनजान लड़की की आवाज उसके कान में पड़ती है। नमस्ते दादाजी। नमस्ते आंटी। भूपेंद्र और उस्मा दोनों उसकी तरफ देखते हैं। मैं आरती, कायरा की फ्रेंड हूँ। उसकी शादी में ना आ पाई थी, पर आज विभा आंटी से बात हुई तो मुझे कायरा की हालत के बारे में पता चला। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आंटी, उस्मा, आओ बेटा, हम सब तो कोशिश करके थक चुके हैं, अब तुम ही समझाओ। शायद तुम्हारे समझाने से वो समझ जाए। आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर कायरा के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उस्मा दरवाजा खोलती है। कमरे से हल्की रोशनी थी। पीले कलर का ढीला सा सूट बालों को यूं ही बांध रखा था। बेरौनक सा चेहरा, सूखे पड़े होठ, खाली आंखें। कमरे में लगी खिड़की से
टेक लगाकर वो एकटक बाहर देखे जा रही थी। उसे देखकर आरती का दिल भर आता है, पर अगले ही पल वो खुद पर मजबूत करके और कायरा के पास जाती है। कायरा को तो कोई सूध ही नहीं था। आरती उसके पास जाकर उसे आवाज लगाती है। कायरा आरती की आवाज सुनकर कायरा तुरंत पीछे पलटकर देखती है और हैरानी से आरती, वो कुछ और बोलती उससे पहले ही आरती खींचकर एक थप्पड़ मारती है उसके गाल पर। कायरा अपने गाल पर हाथ रखकर आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। उस्मा भी आरती की इस हरकत पर हैरान रह जाती है। आरती, क्या नाटक लगा रखा है? तूने हंसना नहीं है, रोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो तुझे करना क्या है? यूं एक जिंदा लाश की तरह रहना है पूरी जिंदगी? कायरा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपना चेहरा फेर लेती है। उस्मा की आंखें भी नम हो जाती है। आरती उसके पास जाते हुए, वो घटिया विवेक ही सब कुछ हो गया है तेरे लिए, ये लोग कुछ नहीं है क्या? वो उस्मा की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। जो तुझे छोड़कर चला गया, जिसने एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा, तेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, तो उसके लिए खुद को बर्बाद कर रही है क्यों? उसकी बात कायरा को रोने पे मजबूर कर देती है। वो अपने दिल का गुब्बारा जो कब से दिल में दबाकर बैठी थी, वो आंसू के जरिए आंखों के रास्ते बहने लगते हैं। आरती उसका हाथ पकड़कर शीशे के सामने ले जाती है और बहुत गुस्से से, देख खुद को, देख खुद को, क्या ये वही कायरा है? नहीं, वो कायरा तो मर चुकी है और तूने खुद मारा है उसे। आखिर करना क्या चाहती है तू? देख आंटी को, जो दिन रात तेरी सेवा में लगी हुई है, बाहर बैठे दादाजी को, जिसने गले से खाना तक नहीं उतर रहा है। यहाँ दोनों तुझे ऐसे देखकर तड़प रहे हैं, वहाँ तेरे मम्मी पापा तड़प रहे हैं, और एक तू है जो उस घटिया इंसान के लिए तड़प रही है। हर रोज थोड़ा थोड़ा इन लोगों को मारने से अच्छा है कि एक बार में ही सबको खत्म कर देना। जब एक माँ बेटा होते हुए उसे विवेक को भूल गई तो तू क्यों नहीं भूल सकती? कायरा एकदम से गुस्से से चिल्लाते हुए, इतना आसान नहीं होता है। पिछले 2 सालों से जिस इंसान से बेहद प्यार किया, उसे 2 दिन में कैसे भूल जाऊं? उसके धोखे को कैसे भूल जाऊं? उसके साथ बिताए वक्त को कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल पा रही हूं मैं, बिल्कुल नहीं भूल पा रही। ये कहकर वो अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगती है। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, वो रोते हुए बोलती है। उस्मा आरती को इशारा करती है कि कायरा को रोने दे। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। कायरा अभी तक रो ही रही थी। आरती उसके पास जाकर, रो तू, बस रोती रह, अब यही रोना तो लिखा है तेरी लाइफ में, एक विवेक और एक रोना, बस यही 2 चीज है तेरे लिए जरूरी है। जिसने तुझे भूलने में 2 मिनट नहीं लगाया, तू उसके लिए पूरी जिंदगी रोती रहकर। एक बात कहूँ कायरा, तू चाहे रो रो कर मर भी क्यों ना जाए, तब भी उस विवेक को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसे फर्क पड़ता है वो लोग तो कोई मायने नहीं रखते तेरे लिए। तू बस जी भर के रो, रो रो कर हम सबको भूल जा, अपने माँ पापा, बस इस इंसान को याद रख। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। आरती की बातें कायरा के कानों में शोर कर रहे थे। उसे हर वक्त आरती की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो एक माँ होकर अपने बेटे को भूल सकती है, तो तू क्यों नहीं भूल सकती? क्या ये वही कायरा है? तू बस रोती रह, उस घटिया इंसान के लिए रोती रह। तुझे भूलने में 2 मिनट नहीं लगाए, तू उसे मत भूल, बस तू रोती रह पूरी जिंदगी। उसके कानों में गूंज रहे थे शब्द कायरा के, दिलों और दिमाग में उसकी आंखें अब भी नम थी। वो एकदम से अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए, चुप हो जाओ, वो चिल्ला पड़ती है। दूसरी तरफ विराट एक मीटिंग में थे जो किसी बड़े मॉल में हो रहा था, साथ में लंच भी था। इस वक्त वो मीटिंग में था। गरिमा किसी काम से मार्केट आई थी और वो अपने साथ वर्षा को भी लेकर आती है, वरना वर्षा के लिए भी खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। गरिमा और वर्षा उसी मॉल में जाते हैं और गरिमा जो सामान लेने आई थी वो देखने लगती है। वर्षा एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि विराट कहीं आसपास ही है। यही सब विराट के साथ भी हो रहा था। उसे भी वर्षा के पास होने का एहसास हो रहा था और इस बात पर उसे खुद पर हैरानी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो वर्षा के बारे में इतना सोच रहा था, जबकि वो खुद पर काबू पाना अच्छे से जानता है। बड़ी मुश्किल से वो अपना ध्यान मीटिंग में लगाता है। वर्षा मन में, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो वहीं यहीं कहीं है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। वह भी सोच ही रही थी कि तभी उसे सामने सीढ़ियों पर विराट नजर आता है, जो कि दूसरी तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए तो वो वर्षा के बेचैन दिल को राहत मिल
मिल जाती है। जैसे ही विराट नजदीक आ रहा था वैसे वैसे उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार वर्षा के होने का एहसास हो रहा था। वो तुरंत अपना चेहरा घुमाकर सामने देखता है, पर तब तक वर्षा वहां किसी कोने में छिप गई थी। वो नहीं चाहती थी कि विराट उसे देखे और एक बार फिर उसे वही सब याद आए। विराट चारों तरफ नजर दौड़ाता है, पर फिर मन में मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, अब मुझे उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। ये सोचता हुआ वो अपने क्लाइंट के साथ बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही वर्षा राहत की सांस लेती है। तभी गरिमा उसे ढूंढते हुए वहां आती है। अरे वर्षा, तू ठीक है ना? ये तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? वर्षा तेज तेज सांस लेती है। पानी पानी। गरिमा उसे अपने साथ ले जाती है। शाम होने वाली थी। विराट का सारा काम खत्म हो गया था, पर उसके घर जाने का मन नहीं था, या यूं कहे कि कायरा को देखने का मन नहीं था। वो एक ही दिशा में अपनी गाड़ी भगाए जा रहा था, पर कब तक? आखिर घर तो जाना ही था। एक गहरी सांस लेकर वो गाड़ी घर की तरफ मोड़ देता है। घर पर कायरा न जाने कितनी देर तक वहां बैठी आंसू बहाती रहती है। की बातों उसके दिलों का गुब्बारा तो निकल गया था। रोते रोते उसकी नजरें सामने लगे आईने पे जाती है। वो एक नजर खुद को देखती है। ढीले से कपड़े, बिखरे बाल, बुझा बुझा बेरौनक सा चेहरा, सूजी ही आंखें। एकदम से उसे आरती की बातें याद आ जाती है। क्या ये वही कायरा है? कायरा एकदम से अपने आंसू साफ करती है और उठकर अपना बैग खोलती है। एक हफ्ते से उसने अपना सामान को हाथ भी नहीं लगाया था। होश ही नहीं था उसे पहले किसी चीज का। वो अपना बैग खोलती है और उसमें विवेक की दी हुई सारी चीजें निकालती है। चाहे वो कोई डैडी वियर हो, रिंग हो, यहाँ तक कि उसकी दी हुई चॉकलेट के रैपर भी संभाल के रखे थे उसने। विवेक की दी हुई हर चीज जो उसे विवेक के साथ बांधी हुई थी, उन सब चीजों को इकट्ठा करके वो दूसरे बैग में डालती है और फिर बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। भूपेंद्र उस वक्त बाहर गार्डन में थे। उनकी नजर कायरा पे पड़ती है। ठीक उसी वक्त उष्मा भी भागी भागी उसके पास आकर, देखिए ना बाबूजी, ये कायरा कहाँ जा रही है? भूपेंद्र, जाने दो उसे, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। वो अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर बाद विराट घर आता है। वो सीधा अपने कमरे में जाने ही लगता है कि उसे हॉल में कोई नहीं दिखाई देता, और जब से उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी हुई थी तब से वो किसी से बात ही नहीं कर रहा था। हमेशा की तरह कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजा देखकर वो समझ गया कि कायरा अंदर ही है। कायरा से बात तो करना दूर की बात है, शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। कायरा का ख्याल आते ही वो अंदर से खींच जाता है, पर अंदर तो जाना ही था। खैर वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वो होता है ना एक चीज जिसे हमारा दिल दिमाग कहता है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, फिर भी हमारी नजरें उसी तरफ जरूर जाती है। यही विराट के साथ हो रहा था। भले ही वो मन में ठान के आया था कि उसकी तरफ नहीं देखेगा, पर नजरें फिर भी उसी तरफ उड़ती है। पर ये क्या, बिस्तर खाली है, कायरा तो वहां है ही नहीं। अब चाहे विराट उससे बात करे या ना करे, पिछले एक हफ्ते से वो उसे बिस्तर पर देख रहा था। या तो वो उसे सोती हुई नजर आती, या फिर खामोश सी एकटक दीवार को घूरती हुई नजर आती। पर पूरे दिन में 2 बार उसे कायरा दिखाई देती थी, तो एक तरीके से उसे आदत हो गई थी। लेकिन आज तो बिस्तर खाली है। उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पे जाती है, जो कि हल्का सा खुला हुआ था, मतलब वो अंदर नहीं है। फिर उसकी नज़र कायरा के सामान पे जाती है। उसके 2 बैग में से एक वहाँ पे थे, पर एक नहीं। विराट मन में, लगता है वो यहाँ से चली गई है, अच्छा है जान छूटी। ये कहता हुआ वो अपने ऑफिस के बैग सोफे पे पटक देता है और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उधर कायरा एक तरफ चले जा रही थी। कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पे, न दुख, न खामोशी, न परेशानी, उदासी। बस तेज तेज कदमों से एक ही दिशा में बढ़ती जा रही थी। दादाजी उसके पीछे ही जा रहे थे। आखिर के कायरा कहाँ जा रही थी, क्या करने जा रही थी, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए।